शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतिहृदयस्मिदये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिप्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मोक्षमूलं गुरोर्वाक्यं मन्त्रमूलं गुरोर्कृपाः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमः। विघ्नहरण मंगलकर्ण लंबोदर गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो पूरन कर जो काज। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। नमस्ते मित्रों, मंगलाचरण के साथ आप सबके लिए ये आज का जो सेशन है बड़े शांति के साथ श्रवण का विषय है। मित्रों, कहते हैं जब प्रदर्शन का अंतिम समय हमारे समक्ष हो और हमारी इंद्रियां जो है बड़ी उद्विग्न होती है, उस उद्विग्नता को किस तरह से हम शांत करें, शमन करते हुए किस तरह से हम एक ऐसी रणनीति के साथ आगे बढ़ें कि अंतिम प्रहार में हमारी जय जयकार हो, इसके लिए आज के सेशन को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी और थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षार्थी, उसके लिए ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ समय जरूर निकालिएगा। आज के इस सेशन में कंटेंट की कोई बात नहीं हो रही है, कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करना है इस पर चर्चा करनी है। किस तरह से आप जो वर्षों से, महीनों से, कई घंटों से, कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को 3 घंटे में, 2 घंटे में किस तरह से धरातल पर इस तरह से उतारना है ताकि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। मित्रों, फिलहाल टारगेट सीधा सीधा सेकंड ग्रेड के हमारे विद्यार्थियों के निमित्त है। सेकंड ग्रेड के सभी विद्यार्थी इस सेशन का श्रवण जरूर करें। समय आपको थोड़ा लग सकता है, 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन ये आपके जीवन में बड़े निर्णायक साबित होने वाले हैं। मित्रों, अंतिम रणनीति जो आपका कराएगी चयन, बचाएगी माइनस मार्किंग से, और जो चयन चाहने की इच्छा रखते हैं बस उन्हीं से बात करें तो अच्छा है। व्यूज बढ़ाने के लिए कोई ये वीडियो नहीं है मित्रों, न कोई सनसनी फैलाने के लिए है। गंभीर विद्यार्थी ही इस बात के ऊपर थोड़ा चिंतन करें, क्योंकि आप जानते हैं कि 232 पदों के लगभग एक पद के लिए 232 व्यक्ति जो हैं, प्रतिभागी जो हैं, सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए मैदान में है ना। तो जब 232 लोगों को हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में परास्त करना है और एक सीट हमें हासिल करनी है मित्रों, तो उन 232 में से हम एक बने, इसके लिए हमारी रणनीति बड़ी विशेष होनी चाहिए। कहते हैं कि सैन्य बल अधिक होने से जीत हासिल नहीं होती है ना। कम सैन्य बल हो लेकिन कुशल रणनीति हो मित्रों, तो अधिक सैन्य बल को परास्त किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो समझदार लोगों ने कहा कि भैंस बड़ी नहीं होती है, अक्ल बड़ी होती है। इसलिए हम जो भी काम करेंगे मित्रों आज, वो बड़ी
अक्ल के साथ करना है। आज जब ये वीडियो आप सुन रहे हैं मित्रों, तो तारीख है हमारी 20 दिसंबर। 21 दिसंबर से मित्रों आप सबका जो है कार्य प्रारंभ होने वाला है। विशेष रूप से 21 तारीख से हमारी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। तो इन परीक्षाओं के निमित्त हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इस पर आज विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो इस सेशन में आप मुस्कुराएं और अपने आप को बिल्कुल सामान्य रखें। मैंने प्रारंभ में ही मंगलाचरण किया है ना। मैंने परमात्मा का स्मरण करते हुए, हनुमान जी का स्मरण करते हुए, गुरुदेव का स्मरण करते हुए और गणेश जी का स्मरण करते हुए आप सबके लिए मंगल की कामनाएं जो है इस सेशन के प्रारंभ में ही मांग ली है। तो आइए मित्रों, आज के सेशन में हम कुछ विशेष चर्चाएं जो करेंगे। टारगेट है हमारा सेकंड ग्रेड। हमारा टारगेट हमें बहुत समय से बिल्कुल स्पष्ट है कि हम क्या करना चाहते हैं। ये टारगेट बिल्कुल सुनिश्चित था। इसलिए अब ये जो विजयी अभियान है मित्रों, ये विजयी अभियान जो है हमारा 21 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। तो 21 तारीख को जो योद्धा मैदान में उतरेंगे उनके लिए विशेष शुभकामनाएं। और चूंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और मधुरम हिंदी जो है मुख्य रूप से हिंदी के विद्यार्थियों को समर्पित एक चैनल है हमारा, और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो मधुरम हिंदी ऐप से तैयारी कर रहे हैं। उन सब के लिए ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि मैं डरूं या वार करूं। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं डरूं या वार करूं। तो एक समर्थ गुरु के शिष्य होने के नाते आपको जीवन में निश्चित तौर पर क्या करना है, वार करना है। मत चूके चौहान। अगर चौहान चूक जाएगा तो आप सोचिए बहुत गड़बड़ हो जाने वाली है। इसलिए हमें वार करना है। डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हमारे यहाँ के जो वीर योद्धा जब केसरिया करने का ठान लेते हैं मित्रों, उसके बाद है ना, उसके बाद उनके जेहन से ये चिंता निकल जाती है कि मेरा क्या होगा, है ना। मुझे तो बस रणभूमि में है ना वो हाहाकार मचानी है, शत्रु सेना के मध्य में वो खलबली मचानी है कि उनके पुरखे याद करें कि उनका जो पाला है किन योद्धाओं से पड़ा है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, है ना, ये जो हमारे पुरखे हैं वो कोई कमजोर नहीं रहे हैं। इन्होंने तो कई ऐसे आतताइयों के छक्के छुड़ाए हैं। हो सकता है कि जीत कई बार उनकी हुई हो, लेकिन वो जीत उनको इतना आनंद नहीं दे पाई क्योंकि उनको इस तरह से चुनौती मिली थी कि उस चुनौतियों को याद करते करते उनकी जीत का स्वाद जो है वो फीका हो जाता है। इसलिए जीतना है मुझे हर हाल में। याद रखिए, जीतना है मुझे हर हाल में। अब जब आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले 21 तारीख वाले अभ्यर्थियों को अपने 20 तारीख को अपने उस स्थान पर पहुंचना चाहिए, उस शहर में पहुंच जाना चाहिए जिस शहर में आपका जो है क्या है, सेंटर है। बहुत नज़दीक वाले लोग हैं उनको मैं नहीं कह रहा, लेकिन कोई 200, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से अगर आ रहा है तो वह व्यक्ति जो है, अभ्यर्थी जो है, 20 तारीख रात को निकलूंगा और सुबह 5 बजे पहुंच जाऊंगा या 6 बजे पहुंच जाऊंगा, ये आपकी रणनीति सही नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। फिर भी आप इसका पालन करते हैं तो आपकी इच्छा है ना, ये कोई परमादेश नहीं है। एक सुझाव है कि हमें समय रहते ही एक दिन पूर्व कम से कम हमें उस शहर में पहुंचना है। याद रखिएगा, जिस शहर में हमारा परीक्षा का सेंटर है। शहर अनजाना है तो प्रयास करिए थोड़ा समय निकालकर एक बार सेंटर पर जाके आ जाइए आप। इससे हम बहुत क्लियर हो जाएंगे कि हमें ऑटो से जाना है, हमें इस साधन से जाना है, लगभग इतना समय लगता है और हमें वहां पहुंच जाना है। आप सभी जानते हैं कि सेंटर के ऊपर हमें 1 घंटा पूर्व पहुंचना है ना। और आप देखते हैं कि बाद में जब रोने के फाटक बंद हो जाती है, कुछ बच्चे हमारे, कुछ बच्चियां हमारी रोती है वहां जाकर, और ऐसा लगता है कि गलती प्रशासन की है। नियम होते हैं, है ना, नियमों की पालना सरकारी कर्मचारियों को करनी होती है। इसलिए आप सोचिए, आप रोएंगे तब भी वो मजबूर है, नियम है साहब, पहले ही कह दिया है, स्पष्ट रूप से हर जगह बता दिया है। और बचा कुचा हो तो मैं वीडियो में बता रहा हूं कि आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है सेंटर पर। इसका मतलब यह है कि आप जिस जगह पर रुके हुए हैं, जहां से आप आ रहे हैं, वहां से आप प्रायर निकल जाएं, क्योंकि 22 तारीख या 21 तारीख सुबह कोई पढ़ने का समय नहीं है आपके लिए, है ना। ये तो बस थोड़ा सा आनंदित होने का समय है, अपने आप को थोड़ा सा ठीक ठाक करने का समय है, माता पिता, गुरुजन और इष्ट देव से आशीर्वाद लेने का समय है और मन ही मन उनका स्मरण करने का समय है। इसलिए पढ़ने का कार्यक्रम तो हो चुका,
है ना, रिवीजन का काम भी हो चुका है। अब तो केवल बड़ा आनंदित होना है, मुस्कुराते हुए कि हाँ मैंने इस बार अच्छी मेहनत की है, काफी कुछ प्रयास किया है, मैंने सर की क्लासेस भी ली है, मैंने बहुत सारे नोट्स खुद बनाए हैं, उन नोट्स को मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है, मैंने टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन किया था जो शायद पिछली बार मैं इतना नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है। ऐसा बार बार अपने मन को आप एहसास कराओ। मित्रों, पूरी दुनिया जो है अनुभूति पर आधारित है, एहसास पर आधारित है। आप अगर ये मानकर चलेंगे कि आप ताकतवर हैं, आपके भीतर बहुत सारी ताकत इकट्ठा हो रही है, तो आप अपने आप को सच में ताकतवर महसूस करने लग जाएंगे। और अगर आप ये महसूस करेंगे कि यार मैं तो बहुत अंदर से डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, मेरे से ये नहीं होगा, बस मेरे को जाना है, बस क्योंकि घर वाले ये चाहते हैं कि नहीं मैं परीक्षा देने जाऊं, बस बहुत डर लग रहा है। आप अगर ऐसी अनुभूति अपने आप को कराओगे, निश्चित तौर पर आप परीक्षा से पहले बहुत जबरदस्त तरीके से डरे हुए हैं, और जैसे ही पेपर हाथ में आएगा आपका डर और चरम पर होगा और आप उस पेपर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मित्रों, अनुभूति ही दुनिया है, इसलिए अनुभव के आधार पर, ठीक है, तो कहते हैं कि मानना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा अपने मन को, है ना, अपनी आत्मा को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम बड़ी ताकतवर हो और तुम्हारे होते हुए मेरी पराजय हो ही नहीं सकती, इसलिए हर हाल में मुझे जीतना है। मित्रों, आगे हम बात करेंगे क्या करें क्या न करें, कूच से पहले किन सामग्रियों को जांच लेना है, मनोबल कैसे बनाए रखें, पेपर कैसे अटेंड करना है, सब पर बात करूंगा, है ना। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कितने प्रश्न अटेंड करने हैं और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, इन सब के ऊपर हम एक एक बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस थोड़ा समय का दान जरूर दे दीजिएगा और ये समय आपको अंतिम स्थितियों में बड़ा सुदृढ़ बनाए। फिर मित्रों, सबसे पहले हम क्या करें, देखिए सबसे पहले तो हम थोड़ा अच्छी नींद ले लें। ये सभी मनोवैज्ञानिक, हमारे समझदार लोग कहते हैं कि हमें अच्छी नींद ले लेनी चाहिए, तो थोड़ा अच्छी नींद ले लीजिए। सपोज आप 21 तारीख को परीक्षा देने जा रहे हैं तो 6-7 घंटे की नींद 20 तारीख को ले लीजिए, ठीक है। आप 22 तारीख को परीक्षा देने जा रहे हैं तो 6-7 घंटे की नींद आप जो है 21 तारीख की रात्रि को, है ना, आप ले लीजिएगा मित्रों, ताकि थोड़ा ठीक रहेगा। नींद लेने से पहले जो भी हमें सरसरी निगाह से देखना था सब देख लीजिए। सुबह के भरोसे कुछ भी मत छोड़िए। सुबह अगर समय मिलेगा तो ठीक है, किताबों के दर्शन करके जाएंगे, इष्ट देव को याद करेंगे, थोड़ा उनका जाप करेंगे, माँ शारदे की प्रार्थना करेंगे, माता पिता गुरुजनों को मन ही मन प्रणाम करके जाएंगे। जिन जिन शख्सियतों से हमें ऊर्जा मिलती है उनका स्मरण करेंगे, है ना। जिन जिन योद्धाओं से अगर लगता है कि हमारा साहस बढ़ता है उन योद्धाओं का स्मरण करेंगे। आपके जो आदर्श हैं उनका स्मरण करेंगे और बड़े आनंद के साथ, जैसे कहते हैं ना कि एक योद्धा जब युद्ध भूमि में जाता है मित्रों, तो आप देखिए कितनी तैयारी के साथ जाता है। अपनी तलवार, बहुत जो बिल्कुल अच्छे से चमचमाती हुई तलवार है, एक ही झटके से आप सोचिए, है ना, 2-2 4-4 धड़ अलग कर सकती हो, इतनी जबरदस्त तलवार जो है बिल्कुल यहाँ पर कमरबंद में बांधी हुई है ना। और भी बहुत सारे हथियार जो हैं वो बिल्कुल सुसज्जित है और बिल्कुल सिर पर जो है कलंगी लगी हुई है, साफा पहना हुआ है, मुख पर अजीब सा गजब का नूर है और प्रसन्नता चारों ओर है। और देखिए विदा किया जाता है तिलक लगाकर भाल पर, और वही दही और मीठे के साथ जो है विदा किया जा रहा है विजयी भव के आशीर्वाद के साथ। इसलिए आप अगर प्रत्यक्ष रूप से अपने माता पिता के समक्ष हैं तो उनसे आशीर्वाद लेकर निकलें, दंडवत प्रणाम करके निकलें, अपने इष्ट देव को, अपने गुरु को याद करके निकलें। मित्रों, मन के अंदर एक उत्साह और साहस लेकर निकलें, ये बहुत जरूरी है। क्या नहीं करना है, घर से निकलते समय अगर किसी पड़ोसी ने प्रायोजित रूप से छींक दिया, क्योंकि उसको पता है कि आपकी तैयारियां लगभग हो गई है और अब आप परीक्षा देने के लिए थैला लेके निकलने वाले हैं, तो पड़ोसी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी पड़ोसी ऐसे होते, लेकिन कुछ हो सकते हैं जो ये टारगेट करके बैठे हों कि आपके मनोबल को तोड़ देंगे, और हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से वो 2-4 छींके कर ले और आपका मन बैठ जाए, हाय रे इतने दिनों से मेहनत कर रही थी और ये देख लो छींक हो गई। हो सकता है कि आप घर से निकलें और कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, समझ लेना हो सकता है। आपका साहस कम नहीं होना चाहिए मित्रों। हो सकता है कि कोई सुगुन ठीक नहीं हुए शगुन आपको, है ना। आपके भीतर के आत्मविश्वास को, जब योद्धा रण क्षेत्र में जाता है इन सारी चीजों को नजरअंदाज करता है ना। सूर न देखे टिपणो, है ना, जो सूर होता है वो टिपणा नहीं देखता है
है ना, हमारी तिथि निश्चित है, हमारा निकलना निश्चित है। अब उस समय चौगड़िया कौन सा होगा, इस पर ज्यादा विचार करने जाएंगे तो ठीक नहीं है। परमात्मा ने हर दिन अच्छा बनाया है, और जब कोई तिथियां निर्धारित होती है तो निर्धारित तिथियों में हमें अपना प्रदर्शन देना होता है। इसलिए आप किसी ऐसी नेगेटिविटी में न फंस जाएं, इसलिए ये आपको नहीं करना है। आपका मनोबल, अरे ये बिल्ली क्या मनोबल तोड़ेगी, हम तो शेर हैं। और बिल्कुल मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि आप सभी सिंह की भांति बिल्कुल उस परीक्षा भवन में प्रवेश करेंगे। लोग देखते रह जाएंगे, यार गजब के आत्मविश्वास के साथ अंदर घुस रहा है ना। तो इसलिए आपको सिंह बनना है, हाथी नहीं बनना है। और आपको मानना है कि बस इस परीक्षा सेंटर का राजा मैं ही हूं। और आप सोचिए, जब इस आत्मविश्वास के साथ आप अंदर जाएंगे तो ये जो भय है वो पीछे छूट जाएगा। और क्या नहीं करना है, बस वही जो नेगेटिव थॉट्स मन में आते हैं तो बस डिलीट करना है उसको। जैसे कभी हम किसी को भूल जाते हैं ना, बोले इसको भूलना है यार, बस ये याद नहीं आना चाहिए, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स को आपको भूलना है, बिल्कुल अपने पास आने ही नहीं दें। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमने मेहनत की है मित्रों। मैं हमेशा कहता हूं कि जो पसीना बहा होता है उसका ऋण तो परमात्मा को भी चुकाना पड़ता है। तो आपने फिर मेहनत की है ना अच्छे से, बस मन में अब जरा अच्छा भाव रखिए, परहित का भाव रखिए, बहुत ज्यादा स्वार्थी और कनिंग मत बनिए, नहीं तो कहीं न कहीं परमात्मा जरूर सुनता है। चींटी के उस पैर में छोटा सा घुंघरू अगर बंधा हुआ है और अगर वो भी बचता है तो साहिब सुनता है, तो फिर आपके मन के भीतर के खोटे विचारों को वो नहीं सुनता होगा। इसलिए हम सबके लिए कल्याण की भावना से आगे की तरफ बढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, और मैं उस कल्याण की भावना से आगे की तरफ प्रशस्त होऊंगा तो सभी में मैं भी हूं, है ना। मैं अच्छा भाव रखकर अपनी ओर से जो आने वाले प्रश्न हैं उनको हल करने वाला हूं। तो कूच से पहले किन सामग्रियों को जांच कर लेना चाहिए, ये एक एक स्लाइड में हम देखते हैं। देखो कितनी, ये थोड़ा मनोवैज्ञानिक बात हो सकती है, दार्शनिक बात हो सकती है, लेकिन अब मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूं मित्रों। इसलिए आप सोचिए, मनोविज्ञान वाले की तरह बात शायद मैं कम कर पाऊं, गणित वालों की तरह शायद बात कम कर पाऊं, हो सकता है विज्ञान वालों की तरह बात कम कर पाऊं, वो बिल्कुल हो सकता है अंकों के साथ चले, मैं भावों के साथ भी चलूंगा और अंकों की बात भी करूंगा। और मैं ये भी कहूंगा कि हम विद्यार्थी किसके हैं, लिटरेचर के हैं, है ना। तो हमारे भीतर तो भावों का होना बहुत जरूरी है। अगर हम भावहीन हो जाएंगे तो हम साहित्य के विद्यार्थी भी नहीं कहलाएंगे, और इस भाव से ही हम इस भव को जीतेंगे, इस संग्राम को हर हाल में जीतेंगे। इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह है कि बड़े भाव के साथ जाएंगे आप। जैसे कथा सुनने के लिए बड़े भाव के साथ जाते हैं, मंदिर बड़े भाव के साथ जाते हैं, कहीं सम्मान समारोह होता है तो बड़े भाव के साथ जाते हैं। तो ये जो परीक्षा भवन है, यहां तक की यात्रा अगर हम भाव के साथ कर लें, आप सोचिए, तो इस भाव को पार करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आर्थिक रूप से भाव को पार करने की बात कर रहा हूं, पारमार्थिक रूप से बाद में बात करेंगे। मित्रों, साथ नहीं ले जाना है, परीक्षा भवन में साथ नहीं ले जाना है, बाहर आप रख दीजिए। आप देखते हैं कि जैसे परीक्षा सेंटर में जाते हैं, कुछ चीजें आपके पास एक्स्ट्रा हो तो साइड में रखवा लेते हैं। वहां पर बहुत सारे टीचर्स और सुरक्षा कर्मी लगे हुए होते हैं, बोले आपकी चीज यहां पर रख दो। तो जहां आप अपना छोटा सा बैग रखते हैं, कुछ सामग्री रखते हैं, कुछ पुस्तकें रखते हैं, वहां पर आपको यह भी रखना है, कौन सा भय रख दीजिए, वहीं पर छोड़ दीजिए आप। फिर अविश्वास छोड़ दीजिए, अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए, अविश्वास को वहीं छोड़ दीजिए। अति उत्साह को भीतर नहीं ले जाएं, काम गड़बड़ करवा देगा। अति उत्साह है ना, अति उत्साह काम गड़बड़ करवा देगा। हिचकिचाहट, अपने अंदर की घबराहट को वहीं छोड़ दे। मेरा क्या होगा, इस बात को खत्म कर दे, वहीं पर अंदर नहीं ले जाना है। नहीं हुआ तो क्या, इस बात पर चिंतन ही नहीं करना है। अरे नहीं हुआ ऐसी तो बात ही नहीं है, होगा, मेरा ही होगा। इस परीक्षा भवन का शेर तो मैं ही हूं, जंगल का राजा मैं ही हूं, मेरा होगा। इसलिए ये 2, 5, 6 बातें ऐसी हैं, इनको अंदर न ले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल अंदर मत ले जाना, है ना, कोई डिजिटल वॉच हो तो अंदर मत ले जाना, ये सब आप जानते हैं, इसलिए नहीं कह रहा। ये विशेष रूप से इनको अंदर नहीं ले जाना है, नहीं तो ये पेपर को खराब करने के लिए साधन है आपके, अंदर नहीं ले जाएंगे साहब। अंदर क्या ले जाएं, अंदर क्या ले जाएं? देखिए, परीक्षा भवन में अवश्य साथ ले जाएं। याद रखना, प्रवेश पत्र साथ ले जाना है। घर से निकलते से पहले ही आप इसकी एक की जगह 2 कॉपी कर लीजिएगा। डबल प्रवेश पत्र रखिएगा, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड ओरिजिनल साथ ले जाना है, साथ में उसकी 1-2 फोटोकॉपी भी रख लीजिए, कोई प्रलय नहीं आ रहा है, आपको ले जाना है, समय खराब नहीं करना है। फिर मित्रों, साथ में आपको ब्लू या ब्लैक दोनों ही पेन ले लीजिए, मैं तो कह रहा हूं
जब ब्लू बोले ब्लू, ब्लैक बोले ब्लैक, जो भी बोले, हमारे पास सारी व्यवस्था। पारदर्शी पेन ले जाने ताकि कोई वहां झंझट नहीं रहे। पेंसिल साथ ले जाइए, काम आए नहीं आए एक पेंसिल हमारे पास होनी चाहिए। रबर, शार्पनर और व्हाइटनर साथ ले जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो व्हाइटनर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी मित्रों, कहीं गलती से भी कोई ऐसी गलती हो गई और आप व्हाइटनर वहां मांगेंगे, कोई नहीं देगा। इसलिए अपने साथ, अब साथ ले जाने का मतलब ये नहीं कि सब गलत करके व्हाइटनर का प्रयोग करोगे, ये नहीं कह रहा मैं। अरे कोई एक आध बात ऐसी हो गई जो आपको लगा कि यार ये यूं होकर ये होता तो सही हो जाता, इसलिए कहीं एक आध जगह उपयोग करना हो तो सुविधा के लिए, है ना, हमारे पास ये छोटा सा व्हाइटनर होना चाहिए। ये पैकिंग आप पहले से कर लीजिएगा, बहुत सावधानी के साथ इन सारी चीजों को पहले पैक कर लीजिएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ में होने चाहिए हर समय, इसलिए ये सारी सुविधाएं आप अपने साथ रख लें, क्योंकि इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा भवन में हमें 1 घंटा पहले प्रवेश करना है, ध्यान रखना। और अगर 1 घंटा पहले नहीं हुआ तो आधा घंटा पहले तो पहुंच ही जाना, क्योंकि उस और आधे घंटे पहले के बाद आपको कोई अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रोना मत, गिड़गिड़ाना मत, कुछ नहीं होगा। मैं कठोर शब्दों में कह रहा हूं, आपको अगर फौज में किसी मिशन पर भेजा जाए और लेट हो जाओ, आप जब इतने महीनों से प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं समय पर पहुंचते आप परीक्षा सेंटर के लिए 2 घंटे पहले निकलो। हम ऐसी गलतियां करते ही क्यों हैं जिससे हमें वहां जाकर नियमों को कहीं चुनौती देनी पड़े या इमोशनल कार्ड खेलना पड़े। मैं बहुत कठोर शब्दों में मेरे विद्यार्थियों से कह रहा हूं, समय से पहले पहुंचो। 1 घंटा पहले बोला है, आप और आधा घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करो, वहां पहुंच जाओ, उसके बाद हम निश्चिंत, है ना, वहां बैठ के आपको लगे कुछ पढ़ना देखना, देखो आप, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन गिड़गिड़ाएंगे नहीं। मुझे ऐसा कोई चेहरा नजर आए तो अच्छी बात नहीं है। वो कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, हम इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अब उन कर्मचारियों के साथ दोहरी दुर्गति है, नियम के अनुसार अंदर नहीं भेज सकते आपको, और उनकी आत्मा अंदर से कहती कि यार इस बच्चे को अंदर भेज देते तो पता नहीं इसका भाग्य खुल जाता, लेकिन उनको आप इस तरह की परेशानी में न डालें मित्रों। फिर साथ क्या ले जाना है? आत्मविश्वास को घर छोड़कर मत जाना, है ना, अपने रूम पर छोड़कर मत जाना। आत्मविश्वास आपके साथ चाहिए, धैर्य, गरम दिमाग लेकर नहीं जाना है मित्रों, दिमाग ठंडा लेकर जाना है। और गरम क्या होना चाहिए? रक्त होना चाहिए। इसलिए अंदर जो हमारा प्रवाह है रक्त का, वो सम्यक रहे, बड़ा उत्साही रहे, दिमाग बिल्कुल ठंडा, धीरता के साथ सोचना है, उत्साह साथ ले जाना मित्रों, दृढ़ता साथ ले जाना, और संकल्प की शक्ति को कहीं घर मत भूल जाना मित्रों, नहीं तो अंदर बहुत अपने आप को अकेला महसूस करोगे। ये आपके पेपर को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करने में सहायक सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीजों के साथ ये आप जरूर ले जाएंगे। कहीं ऐसी गलती नहीं हो, जब आप थैला पैक करते हैं, उस थैले को पैक करने के बाद एक बार इनको चेक जरूर कर लेना। कहीं ऐसा नहीं हो और फिर वो अंतिम समय में हम जो मैनेजमेंट में समय बिगाड़ते हैं, वो समय बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। डबल चेक कीजिए, है ना। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सरदर्द की और 1-2 छोटी मोटी टेबलेट आप साथ रखिए, नहीं वहां ले लेंगे ना, गलत समय बर्बाद नहीं करना है। अपने पास सुविधा के लिए ऐसी छोटी मोटी 1-2 चीजें, कहीं आपके कोई ऐसी टेबलेट चल रही हो जो आपको लगता है कि मैं, आप साथ ले लीजिए, याद रख के साथ ले लीजिए, बहुत जरूरी है। और सर्दी है, आपको जो गर्म कपड़े उपयुक्त लगते हैं उनको साथ जरूर लेकर चलेंगे आप, क्योंकि ये बातें बहुत छोटी है, लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक रूप से आप कहीं दबाव में आए मित्रों, उसका सीधा प्रभाव, आपाधापी का सीधा प्रभाव आपके प्रदर्शन पर पड़ेगा। इसलिए आप सोचिए, अगर मैं भी परीक्षा देने जा रहा होता हूं और मैं सुबह ही अगर उस शहर में पहुंचूं 6 बजे, अब मैं इधर उधर देखूंगा, व्यवस्था देखने के बाद और हड़बड़ाहट होगी, न तो मैं मेरे इष्ट देव को याद कर पाया, न मैं ढंग से कुछ अच्छे से बैठ के आधा घंटा चिंतन कर पाया। पेपर से पहले आप आराम से जिस जगह बैठे हैं, आराम से चाय कॉफी दूध आपको जो भी लेना है बहुत आराम से लीजिएगा, और बस एक ब्रह्मांड से एकाकार, जैसे केश कंबली ने, है ना, जैसे केश कंबली ने असाध्य वीणा को साध लिया था, कैसे कि पहले समर्पण किया था। किसने? केश कंबली ने पहले समर्पण किया, उस असाध्य वीणा को याद किया, कहां से वो निर्मित हुई, कहां से क्या किया, और एक छोटे बालक की तरह समर्पित किया स्वयं को, और वह वीणा स्वतः ही जैसे स्वरों को बिखेरने लग गई। वैसे ही हमें अब उस पेपर को, उस विषय को अपने आप को समर्पित करना है। ये पेपर, ये विषय आपको देखो तो माला माल कर देने वाला है। थोड़ा साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी, थोड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण से भी सोचिए आप। 3 राउंड में पेपर करना है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। 3 राउंड में, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मित्रों, 3 राउंड में आपको क्या करना है? पेपर करना है। और आप जानते हैं कि OMR शीट है। अब
मैं आपसे यहां यूं कहूं कि आपको ओएमआर शीट पर रोल नंबर बहुत सावधानी से लिखने चाहिए तो छोटी बात है, लेकिन मुझे कहना है ना, आप बहुत प्रवेश पत्र को देखते हुए बिना किसी ओवर कॉन्फिडेंस के आप एक एक अंक को प्रवेश पत्र से देखेंगे और ओएमआर शीट के ऊपर लिखेंगे, है ना, कसम है आपको, अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम किया। फिर जो गोला भरना है वहां पर रोल नंबर का, वो बिल्कुल गलत नहीं भरेंगे मित्रों, गलती वहीं से शुरू हो जाती है, इसलिए बहुत सावधानी से जो अंक 1 है तो 1 नंबर वाला गोला भरें, 3 है तो 3 नंबर वाला गोला भरें, और कहीं कोई काटाफासी नहीं होनी चाहिए। ओएमआर शीट में जो 3-4 जानकारियां चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आपको भरना है। और मैं ये कह रहा हूं, पेपर पूरा होने के बाद जब ओएमआर शीट आप सबमिट करेंगे या इन्विजिलेटर आपसे ओएमआर शीट कलेक्ट करेंगे, उस समय भी एक बार अपने रोल नंबर को पुनः देख लेना चाहिए। सारा दारोमदार, आपकी सारी होशियारी, आपकी सारी तैयारियां सब उस रोल नंबर के ऊपर टिकी हुई है। आपकी पहचान आपका रोल नंबर है, इसलिए असावधानी नहीं रखेंगे मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 राउंड में हमें पेपर करना है मित्रों, 3 राउंड में हमें पेपर करना है। पहले राउंड में, अब मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हिंदी का आप पेपर कर रहे हैं तो 150 प्रश्न और 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपको सबसे पहले, है ना, कौन सा भाग करना चाहिए, तो मेरा आपसे आग्रह है, हिंदी में मैं बात करूं अगर, तो जो शिक्षण विधियों वाला पार्ट है, अगर आपको लगे आ रहा हो तो कर लेना, नहीं तो शिक्षण विधियों वाली बात को आप अगर बाद में करते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा वहां विचलन की स्थितियां पैदा हो जाती है। सबसे पहले जो अगर करें पेपर में अच्छे से आपको लगता हो, व्याकरण वाले भाग को उठा दीजिए मित्रों, आपके पेपर की शुरुआत बहुत शानदार होने वाली है। इसलिए किसी भी ऐसे भाग को पहले करना जो मानसिक रूप से आपको दुखी करता हो, मनोवैज्ञानिक रूप से ये आपके प्रश्न पत्र को हल करने का सही तरीका नहीं है, इसलिए आप जरूर ध्यान रखें, व्याकरण आप अच्छे से करें। बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर व्याकरण का वेटेज कितना रहेगा, तो मुझे लगता है कि 150 प्रश्न आ रहे हैं तो व्याकरण खंड ए लगभग 40 प्रश्न आने की संभावना है। और चूंकि खंड सेकंड हमारा, जिसमें काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास और विविध रचनाएं हैं, इसमें लगभग मुझे लगता है कि इस पार्ट को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिया जाए तो यहां 80 प्रश्न आ सकते हैं अधिकतम, और शिक्षण विधियों वाले में 30 प्रश्न की संभावना बनती है। अब व्याकरण में 40 का हो सकता है मित्रों 45-50 हो जाए, इधर मैंने 80 का हो सकता है 70 हो जाए, ऐसा संभव है। तो यहां फ्लैक्चुएशन तो हो सकता है, लेकिन एक अनुमानता आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारा पहला खंड एक पार्ट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि व्याकरण का पार्ट है। आपको चारों ऑप्शंस को, पहले तो प्रश्न को ठीक पढ़ना है, प्रश्न में नहीं है, संगत असंगत, इनको बहुत सावधानी से पढ़ते हुए पेंसिल से उसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ताकि आप बहुत क्लियर हो जाओ कि प्रश्न में संगत पूछा है, असंगत पूछा है, सत्य कथन है ये पूछा है, असत्य कथन है नहीं, क्या पूछा है ये कंफर्म होना चाहिए। चारों ऑप्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, 4 ऑप्शंस को कंपेयर करते हुए जो पहले क्लिक हो जाए आपको, बिल्कुल वही आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अब आप सोचिए पहले राउंड में, जैसे आप प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 पढ़ा, प्रश्न पढ़ते ही आपने अपने आप को कोरिलेट भी कर दिया, ये यहां पढ़ा था बिल्कुल ठीक है, और आपको लग रहा है कि पहला प्रश्न मुझे आ गया मित्रों। तो पहले प्रश्न में 4 ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन होंगे। अब आपने चारों को पढ़ा, भले उत्तर पहले वाले में ही ऑप्शन में आपको दिख गया, तब भी सावधानी बस हमें चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको लगा कि ए बिल्कुल ठीक है, तो आप हल्का सा यहां पेंसिल से टिक लगाएं जो आपको दिखता है, और कोई देखने का प्रयास करे तो शायद ना दिखे, मुझे दिख रहा है, ऐसा एक टिक लगा दें और इस पहले प्रश्न को भी यहां टिक करें। यह हमारा फर्स्ट राउंड का प्रश्न बनेगा, पहला अगर हमको आ जाता है, ठीक है मित्रों। पहला प्रश्न नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर, अभी 149 प्रश्न बाकी है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। पहला प्रश्न आया ही नहीं और इसका उत्तर नहीं आ रहा, छोड़ो ना, 149 प्रश्न अभी बचे हुए यार, एक पर कहां आप इतना दिमाग खराब कर रहे हो, इसलिए आपको पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो पहला प्रश्न हमारा ठीक हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 पर आए, प्रश्न नंबर 2 पर भी आपके 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से समझना स्ट्रेटेजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमको शायद किसी ने समझाया नहीं, लेकिन आपको हम बिल्कुल निःशुल्क रूप से स्वतः ही, भले कोई कहो ना कहो, लेकिन अपनी ओर से ही आपको समझा रहे हैं, तो जरूर इस बात का मान रखना, समझ का मान रखना मित्रों। तो आप मान लीजिए इसमें आपने प्रश्न पढ़ा, 4 ऑप्शन पढ़े, और आपको लगा कि यार पीछे थोड़ा सा ये पहला ऑप्शन इसका नहीं हो सकता और चौथा भी इसका नहीं होगा, तो आपको पेंसिल से उन दोनों ऑप्शंस के पीछे थोड़ा सा कट लगा देना है, क्रॉस लगा देना, जो आप देख पाए।
ये हमारे दूसरे राउंड का प्रश्न बनेगा मित्रों, ये हमारे दूसरे राउंड का प्रश्न बनेगा। और इस दूसरे राउंड के प्रश्न के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन मार्क बना देंगे छोटा सा, ताकि हमें पता चलेगा। ठीक है, अब तीसरे राउंड का अगर हमें कोई प्रश्न देखना है, तीसरा प्रश्न देखा हमने और मान लीजिए तीसरे प्रश्न में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, हमें नहीं लग रहा है कि यार ये मैंने कहीं पढ़ा है, उसको छोड़ दीजिए। ये थर्ड राउंड का प्रश्न बनेगा, इस पर कोई भी सिंबल वगैरह कुछ भी नहीं करना। अगर आपको लगता है एक आध ऑप्शन इसका ठीक नहीं है तो उसको भले क्रॉस कर दे ताकि हमारा समय बच जाएगा। आपको लगता है कि इसमें ये एक आध ऑप्शन लगता है, ये तो नहीं होगा, इन तीन में से कोई एक होगा, वो तीसरे राउंड का प्रश्न बनेगा जिस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले वाले पे राइट लगा दिया, दूसरे वाले पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तीसरे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। तीनों राउंड के प्रश्न हमें इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 सारे ही प्रश्न जो है 150 प्रश्नों तक इसी तरह से हम चलेंगे। अब इसमें फर्स्ट राउंड के वे प्रश्न होंगे जो बिल्कुल पक्के हैं, 100% जो श्योर हैं, वो आपके पहले राउंड के प्रश्न हैं। और ये 100% श्योर का मतलब ईश्वर भी आ जाए तो आपके उत्तर को गलत नहीं ठहरा सकता, ऐसे आत्मविश्वास वाले प्रश्न जो हैं फर्स्ट राउंड के होंगे। और 150 में से मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपके जो प्रश्न हैं, अगर 80 आपके फर्स्ट राउंड में प्रश्न बिल्कुल ऐसे हो गए टकाटक कि इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, यह आपकी असली पूंजी है। समझ गए? अब आप क्या करेंगे, जैसे ही पहला राउंड हुआ, मेरा आपसे आग्रह है तब तक एक आध घंटे का समय हो जाता है तो आप कोशिश करें अंत समय में, हमारे बच्चे ओएमआर शीट भरने में जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों को गलतियां नहीं कह सकते मित्रों, है ना, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, वो क्या गलती मानेंगे। इसलिए अगर आपको मेरी सलाह ध्यान में आए तो पहला राउंड अगर आपका हो गया हो तो पहले राउंड में जितने प्रश्न, मान लो मैंने कहा कि 80 प्रश्न आपके राइट हैं, तो उन 80 प्रश्न के गोले आपको भरने हैं। और गोले भरने का भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही था, समझना। तो अब हम पहले राउंड के प्रश्न में क्या करेंगे, जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर क्या गोला है, उसके ऊपर आप जो है पेन से आउटलाइन बना देंगे, ये आउटलाइन बन गई, समझना। अब आपका मान लीजिए चौथा प्रश्न है, उसके 4 गोले हैं, ठीक है। चौथे प्रश्न, क्योंकि चौथा प्रश्न आपका फिर से सही है, पहले राउंड वाला है वो फिर से सही है, तो आपको मान लीजिए चौथे प्रश्न में दूसरा ऑप्शन जो सही है, तो आप बहुत सावधानी से दूसरे के ऊपर इस तरह से उस गोले के ऊपर आउटलाइन बनाएंगे। अभी हम आउटलाइन ही बना रहे हैं। ऐसे 80 प्रश्नों के ऊपर, अब 80 प्रश्न बीच बीच में होंगे, पहला, चौथा, छठा, 10वां, 12वां, 11वां, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो प्रश्नों का ध्यान रखते हुए ओएमआर शीट को भरना है। एक बार आप आउटलाइन करके छोड़ देंगे। आउटलाइन करने में फायदा यह है कि अगर 1% में आपको कोई संशय हुआ तो आपको अब ये पूरा गोला चेंज नहीं करना, वो आउटलाइन है, उसको हल्का सा आप सेट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। और जैसे ही आप आउटलाइन भर लेते, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से इस गोले को भरना है मित्रों। और गोला भरने में भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कंजूसी ना करें, बिल्कुल इस सर्कल को बहुत अच्छे से डार्क करना है, ओएमआर शीट को फाड़ना नहीं है, डार्क करने के लिए बोल रहा हूं, हाँ ठीक है। और यहां पर देखो, ये पहले आउटलाइन होगी तो मैं बहुत अच्छे से इसको भर पा रहा हूं, अच्छी स्पीड के साथ आप भर सकते हैं, थोड़ा अभ्यास आप कर लीजिए। ये हमने गोला भर लिया है ना। गोला भरने का जो सही तरीका नहीं है वो भी आपको, अब बेचारा क्या क्या करें बताओ, आपको कितना समझा देते है ना। आपने ऐसा कोई गोला भर दिया, ये सही नहीं है मित्रों, ये पूरा सही गोला भरा ही नहीं आपने मान लो ऐसा ऐसा कुछ कर लिया, ऐसा ऐसा बीच में, है ना। और ये आउटलाइन भी आपने ध्यान नहीं दी, ये भी आपका सही गोला भरने का कोई तरीका नहीं है। और एक प्रश्न में एक ही गोला भरना है, गलती से 2 गोले भर दिए तो माइनस मार्किंग के शिकार हो जाओगे, है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ छोटी सी सावधानी। पहला राउंड हमारा क्लियर। दूसरे राउंड में मित्रों वो प्रश्न करने हैं, जैसे ये दूसरा प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगा रखा था, अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि इस दूसरे और तीसरे में से सही ऑप्शन क्या हो सकता है। आपने इसको कहां पढ़ा था, कौन सी कक्षा में पढ़ा था, किस किताब में पढ़ा था, कुछ याद करने का प्रयास कीजिए। और इस राउंड में मान लीजिए भाई 80 प्रश्न तो हमने पहले राउंड में कर लिए, अब हमारे सेकंड और थर्ड राउंड के लिए कितने प्रश्न बचे, 60, क्योंकि 160 क्या 70 बच गए मित्रों, ठीक है। अब इस 70 जो प्रश्न है इसमें से हो सकता है, क्योंकि ये 80 से ज्यादा आंकड़ा भी हो सकता है मित्रों, 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, मैं एक अनुमान तो बता रहा हूं आपको। अब 70 प्रश्न है, 70 प्रश्न में हमारे सेकंड राउंड वाले भी हैं और थर्ड राउंड वाले भी हैं। मान लो सेकंड राउंड वाले आपके, इसमें से लगभग 45 प्रश्न जो है वो सेकंड राउंड वाले जिनके ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है,
तो अब इन क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्नों पर आप अच्छे से विचार करें, आप थोड़ा सा समय लेकर थोड़ा तारतम्य बिठाएं, याद करें और जो आपको याद आता है उन सभी गोलों को आपको वापस टिक करना है। अब इनमें से मान लो ये राइट है तो इस पर आप राइट का निशान लगाएं, अगले प्रश्न पर बढ़ें, अगले प्रश्न पर बढ़ें, अगले प्रश्न पर बढ़ें, थर्ड राउंड वालों को छोड़ दें। अब आप देखिए 45 में से हो सकता है कि आपने इसमें से 30 या 35 प्रश्न अटेंड कर लिए, आपने अटेंड कर लिया दिमाग लगा के। अब आप देखिए 80 में अगर 35 और जोड़ते हैं तो हमारे पास एक संख्या बनती है मित्रों 8 9 10 है ना 11 115। मित्रों 115 प्रश्न अटेंड करना थोड़ा हमें कम लगेगा, जनरल वालों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 115 प्रश्न अटेंड करना कम लगेगा, इसलिए हमें यहां आवश्यकता पड़े तो थर्ड राउंड की बात करनी चाहिए, आवश्यकता पड़े तो ही कह रहा हूं, है ना। आप सोचिए कितने प्रश्न अटेंड करने, ये मैं अभी आगे आपको बता रहा हूं, तो कम से कम हमें थर्ड राउंड बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि थर्ड राउंड में ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर शायद आपको पता ही नहीं है, लेकिन कुछ तुक्के लगाने वाली बात है, बहुत सावधानी से तुक्के लगाने हैं क्योंकि माइनस मार्किंग है और आपको बहुत सावधानी रखनी है। मैं इस तीसरे राउंड की सलाह नहीं देता, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं आप, रिस्क ज्यादा ले लेंगे तो हमारे यहाँ की हुई खेती में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और अक्सर बच्चों के चयन का जो लफड़ा पड़ता है ये प्रश्न ही बनते हैं, इसलिए जरा आप सावधानी रखिएगा, आवश्यक हो तो कुछ आप रिस्क लीजिए, बाकी रहने दें। और फर्स्ट राउंड के बाद सावधानी से ओएमआर शीट भरें। मुझे लगता है कि प्रश्न पत्र कितने राउंड में कैसे करना चाहिए, कैसे गोले भरने चाहिए, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरे इस वीडियो को अगर आप देखकर अगर एक लाइन लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहा है, वास्तव में ये जानकारियां उपयोगी है या मैं केवल भाषण दे रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा। और आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, मेरा आपसे आग्रह है, और आप अगर अपने किसी और मित्र का भला चाहते हैं तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। और वीडियो आपने पहुंचाया हो या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इसको जरूर पहुंचाना मित्रों, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ उदयपुर मेवाड़ से मैं प्रयास कर रहा हूं, तो मेरे इस भाव को आप आगे तक जरूर बढ़ाएं। पता नहीं इन शब्दों से, मेरी इस वाणी से किसी के 5 प्रश्न भी ठीक हो गए रणनीतिक रूप से, तो आप सोचिए मेरा ये अभी जो 1 घंटा यहां पर इन्वेस्ट करना आपके साथ सार्थक रहेगा, बाकी तो फिर क्या मतलब है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, आप देखिए हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं कि मैंने मेरे जीवन में जितनी भी परीक्षाएं दी, और आप सब जानते हैं इस बात को कि माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत अच्छा करने का प्रयास किया और मैं उसमें सफल भी रहा। मित्रों, मैंने इंटरव्यू भी दिए हैं, मैंने लिखित परीक्षाएं भी दी है, मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड वाली परीक्षाएं भी दी है, केंद्रीय विद्यालय वाली। तो आप समझे कई परीक्षाओं से गुजर चुका हूं, उनका अनुभव या निचोड़ यह है कि जो भी प्रश्न पढ़ते ही, 4 ऑप्शन पढ़ते ही जो फर्स्ट थॉट आती है, जो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक होता है, वही 99.99% सही होता है। नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक बहुत बड़ा उपाय है, ज्यादा उस पर हमने कुछ ज्यादा चिंतन मनन किया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर मित्रों, अंतिम 15 मिनट में अपने आप पर काबू रखना है। अंतिम 15 मिनट में कई बार हम क्या करते हैं, सारे ही गोले भर देते हैं मित्रों नेगेटिव मार्किंग वाली परीक्षाओं में। अगर आपको प्रश्न आते हैं तो सब करो, मना नहीं है, लेकिन आते ही नहीं थे और पता चला कि 100 प्रश्न आ रहे थे, लास्ट में 50 गोले थे, धमाधम 50 ही भर दिए मित्रों। अब वो 100 किए हैं, उनमें भी पानी फिर जाएगा। आपने 125 सही किए थे, लास्ट में कितने बचे मित्रों, 25। अब आपने 25 पर भयंकर रिस्क ले ली। अब आप सोचिए 125 में से अगर आपके 5, 7, 10 प्रश्न गलत होते तब भी आपका स्कोर 115 के आसपास बैठता, अनुमान तो बता रहा हूं। अब आपने 125 करके अगर 25 गोले लास्ट में भर दिए कि नहीं यार सही हो जाएगा, तुक्का लगा दूं सही हो जाएगा, तो अब आपका चयन रुक गया है, और ये चयन आपने अपनी गलती से रोका है। इसलिए अपने आप के ऊपर काबू रखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग की स्थितियां बिल्कुल कम हो जाएगी। और फर्स्ट थॉट को ध्यान रखना, याद रखना इस बात को कि पढ़ते पढ़ते आपके अवचेतन मन में जो पहला सिग्नल आएगा वही 99.99% सही होगा। मित्रों, समय थोड़ा आपका ज्यादा ले लिया है, कितने प्रश्न अटेंड करने हैं देखिए मित्रों। एक बार जनरल कैटेगरी के लिए औसत बता रहा हूं। फर्स्ट पेपर आपका जीके का है, और हमारे बच्चों के लिए ये जीके का जो पेपर है वो थोड़ा सा भय को देने वाला होता है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ग्रेड में आपने अनुभव लिया है, फर्स्ट ग्रेड के काफी विद्यार्थियों का सेकंड पेपर जोरदार है, फर्स्ट पेपर में दिक्कत हो रही थी, तो आप इसको सरसरी निगाह से जरूर देख कर जाएं। अंतिम समय में आपका करंट्स और कुछ जो परीक्षाओं में आने वाले विशेष जो तथ्य हैं, विशेष जो चैप्टर्स हैं, उनको सरसरी निगाह से जरूर देख कर जाएं आप, है ना। और 100 प्रश्न आपके सामने आएंगे। जनरल वालों को कम से कम 80 से 85 प्रश्नों को अटेंड करने का प्रयास करना है।
ध्यान देना, पेपर का स्तर कैसा होगा वो पेपर देखकर आप निर्णय लें। मैं अधिकतम 80 से 85 प्रश्न अटेंड करने के लिए कह रहा हूं, और इस 80 से 85 प्रश्नों में अटेंड करेंगे मित्रों, कितने ही धुरंधर क्यों ना हो, 5-10 प्रश्न गलत हो ही जाते हैं, ये मान के चलिएगा, है ना, हो ही जाते हैं। मैं भी परीक्षा दूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा नाम ही ऐसा है कि 1-2 प्रश्न तो आते हुए भी गलत हो जाएंगे। सेकंड पेपर जो आपके विषय का है ना, ये आपके सब्जेक्ट का है, विषय का पेपर है, और इसमें आप थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, समझना भी चाहिए, है ना। और 150 प्रश्न आएंगे। मैं चाहता हूं कि 125 से 30 प्रश्न, अगर सभी प्रश्न आपको आते हैं तो अटेंड करो। आप 140 कीजिए, 145 कीजिए, कोई मनाही नहीं है, बशर्ते आने चाहिए। फालतू की ऐसी बात नहीं करेंगे कि 125 ठीक हो रहे थे, बाद में आपने सब अपने किए धराए पर सारा पानी फेर दिया, ऐसा मत करना। और मैं मानता हूं कि 115 प्रश्न लगभग आपके कटकटा के ठीक हो जाएंगे, है ना। तो 115 ठीक हो जाएंगे इधर, और इधर अगर 70 ही ठीक हो जाते हैं मित्रों तो 185, और 185 का मतलब 370 अंक, 500 में से 370 अंक का चयन लगभग तय होता है ना। तो आप मान के चलिए, एक औसत बताया है। कैटेगरी वाइज भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर कैटेगरी वाइज जो भी मित्र हैं हमारे, वो कम से कम जीके में यार 65 प्रश्न तो अटेंड करना भाई, 60-65 प्रश्न अटेंड करना जरूर ध्यान रखना। और इधर कम से कम मैं तो मानता हूं 115 से 20, आपके लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ रहा, 115 से 20 प्रश्न आपको अटेंड करने चाहिए कैटेगरी वाइज जो भी विद्यार्थी है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। पूरा पेपर किस पर निर्भर करेगा, है ना। एक तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जाना है, ध्यान रखिएगा। आपको मेरी बातें याद आनी चाहिए। परीक्षा भवन में सर ने कहा था कि मुस्कुराते हुए जाना है। आप अपने मित्रों से चर्चा करते हुए जाएं, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को सहज रखें, है ना। परीक्षा भवन से पहले कहीं ठहाका लगाने का मामला आ जाए तो लगा दें यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे किसी के उठमने में नहीं जा रहे हैं, है ना। हम तो बड़ी जबरदस्त अच्छी परीक्षा में जा रहे हैं, जो हमारे भाग्य को बिल्कुल आगे की तरफ ले जाने वाली है, हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाली है। और हमने इसके लिए इतने वर्षों से, इतने महीनों से, इतने घंटों से, इतने दिनों से मेहनत की है, वो अवसर आज आया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे तोरण द्वार पर पहुंचने पर दूल्हा बड़ा आनंदित होता है ना, बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि अब उसको पता है कि इस तोरण द्वार के भीतर उसके सपनों की रानी है। और जिस सपनों की रानी से वो मोबाइल पर, है ना, घंटों, है ना, रात भर बात किया करता था और बातें खत्म ही नहीं हो रही थी, आज उस सपनों की रानी से आपका प्रत्यक्ष मिलन होने वाला है। वरमालाएं इधर से उधर बदलने वाली है, और वो आपकी जीवन संगिनी सहधर्मिणी बनने वाली है। जिससे छुप छुप कर बात कर रहे थे, उसका आज हमें खुले में सब लोगों के साथ हाथ पकड़ने का मौका है, और 7 फेरे घुमाने का मौका है, और उसके बाद हम उसको ब्रह्मांड का चक्कर कटवाने वाले हैं। कितनी प्रसन्नता का अनुभव वो दुल्हा करता है, वो दुल्हन करती है, जिसके सपनों का राजा जो है तोरण द्वार पर आ चुका है। आप सोचिए कितनी भयंकर अनुभूति होती है जब वरमालाएं एक्सचेंज होती है एक दूसरे के गले में, कितना आनंद होता है, कितने पटाखे, कितनी फुलझड़ियां, कितने पुष्पों की वर्षा होती है। मान लीजिए परीक्षा के भीतर आपके सपनों की रानी है, आपके सपनों का राजकुमार उस परीक्षा भवन के भीतर बैठा हुआ है, तो आप पूरी तैयारी के साथ अपने सारे हथियारों से लैस होकर, और हथियार आपका क्या है, कलम, और कलम से आप देखिए आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। इसलिए बड़े उत्साह के साथ, है ना, बिल्कुल सिंह के समान, है ना, सिंह के समान बहुत मदमस्त होते हुए आपको भीतर की तरफ जाना है, बेखौफ, क्योंकि खौफ तो पेपर को लगना है। हम तो कहां डरने वाले हैं, इतने महीनों से प्रयास कर रहे थे। सतर्कता रखनी है, जोश में कहते हैं होश नहीं भूलना है, सतर्कता सदैव। अच्छे प्रश्न किए, गोले भरने में बेवकूफी कर दी सर, मैं बहुत होशियार था, ऐसा था, कहां गई होशियारी, खत्म। ध्यान रखिए, सतर्कता, सावधानी, सावधानी बहुत जरूरी है। चुस्ती, मरियल स्टाइल से मत जाना, हाँ मेरी तरह से बिल्कुल टकाटक तैयार होकर जाना। आपकी क्लास के लिए देखो आज गले में अलग तरह का मफलर लगाकर आप लोगों को उत्साहित करने के लिए, देखिए बिल्कुल अच्छी मुद्रा में आपके सामने हूं। बाकी मैं भी अंट शंट स्थिति में आपके सामने आ सकता था, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे उत्सव के लिए जा रहे हैं। परीक्षा एक उत्सव है ना, हमारे जीवन को बदलने वाला एक ऐसा क्षण है। तो फिर हम इतने मरियल स्टाइल में, कोई स्लीपर में जा रहा है, कोई चड्डे में जा रहा है ना, कोई किधर मुंह लटका के जा रहा है, बाल सारे ही आगे। अरे भाई थोड़ा है अच्छे से जाने यार, योद्धा है, योद्धा कोई ऐसे थोड़ी जाता, तलवार किधर है ना, चप्पल में चला गया युद्ध के मैदान में, ऐसे जाता है क्या योद्धा? अरे योद्धा तो मूंछों पर ताव लगा कर जाता है यार, क्या बात करते हो। उसके मुख पर अलग ही तरह का नूर होता है, और बिल्कुल सजा धजा जैसे दुल्हे के वेश में हो, ऐसे युद्ध करने जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एकाग्रता। जब आप परीक्षा भवन में प्रवेश कर जाए, अपनी सीट पर बैठ जाए, एकाग्र हो जाए, जिस तरह से केश कंबली ध्यान लगाता है ना, और पूरी सभा में
वो अपनी कंबल बिछाकर बहुत विनम्रता के साथ उस असाध्य वीणा को प्रणाम करता है और बिल्कुल धरती पर उसका सिर है और वो बिल्कुल ऐसी मुद्रा में है, काफी समय तक वो ऐसी ही मुद्रा में रहता है और अंदर ही अंदर उस असाध्य वीणा को साधने का प्रयास करता है। आप भीतर जब बैठ जाएं उसके बाद अपने विषय को बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग में लाएं, आप वहां तक अपनी फ्रीक्वेंसी को भेजें, है ना, वहां तक अपने मन की तरंगों को भेजें जहां आपने पढ़ाई की है, जो विषय आपने पढ़ा है उससे एकाकार हो जाएं। देखो तो सही कितना चमत्कार हो जाएगा। पढ़े हुए को कनेक्ट करने की क्षमता रखना है, पढ़े हुए से कनेक्ट होने का प्रयास करना है, मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, धीरता अंदर होनी चाहिए, उद्विग्नता का बिल्कुल कोई हमारे अंदर अंश ही नहीं होना चाहिए। फिर देखो आप इतिहास लिखोगे, आप सच में इतिहास लिखोगे। मधुरम के योद्धाओं, जीत सुनिश्चित है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है। याद रखना, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसलिए जो 3 घंटे, जो 2 घंटे आपको परीक्षा में मिलेंगे, उसका अगर आपने सही इस्तेमाल कर दिया तो सच में आप जो अभी सामान्य से लग रहे हैं असामान्य हो जाएंगे, हजारों हजार लोगों के लिए प्रेरणादायी हो जाएंगे। विभाग आपका इंतजार करेगा, आपका गली मोहल्ले घर सब में उत्साह का माहौल होगा, सभी लोग आपके लिए मालाएं लेकर तैयार रहेंगे। याद रखना, आपको करना क्या है, समय का सही इस्तेमाल करना है बस। फिर देखो आप, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आती है और टकरा कर लौट जाती है, आती है और टकरा कर लौट जाती है, सागर की लहरें बार बार यही तो दोहराती है। आती है, टकराती है, लौट जाती है, सागर की लहरें बार बार यही तो दोहराती है, काट देती है अंत में ये मजबूत चट्टानों को। आप ध्यान रखिएगा, काट देती है अंत में ये मजबूत चट्टानों को, कोशिशें हमारी अवश्य ही रंग लाती है। बस ये लहरें हमें यही तो सिखाती है, बस ये लहरें हमें यही तो सिखाती है मित्रों। और अब इन लहरों से ही सीख ले लें और देख लीजिए, मधुरम के योद्धाओं, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। भय जिसको लग रहा हो, हनुमान जी का गदा बनाया है आपके लिए, भय के ऊपर इस गदे का प्रहार हो। मैं प्रभु श्री हनुमान जी से आग्रह करूंगा कि भय के ऊपर हमारे विद्यार्थियों के इस गदा का प्रहार कीजिए, है ना, इनका भय खत्म कीजिएगा, इनके भीतर का अविश्वास खत्म कीजिएगा, इनके भीतर के संकोच को समाप्त कीजिएगा। और मैं यहां ठाकुर जी मेरे सामने विराजमान है, मैं करबद्ध होकर मेरे सारे मधुरम के योद्धाओं के लिए विजय की कामना करता हूं। अगर मेरे अंदर शिक्षकत्व है और थोड़ा बहुत भी कहीं मैंने आप लोगों से आपके कल्याण के लिए बातें इस सेशन में की हो, परमात्मा मेरी आवाज को सुने। मां जगदंबा से प्रार्थना करता हूं हमारे विद्यार्थियों के भीतर साहस भरे। मां शारदे से करबद्ध होकर प्रार्थना करता हूं कि हे वीणा पाणी, हमारे योद्धाओं के मन में, हृदय में निवास करके इनका इस भव का जो आर्थिक भय है, इस भय का समापन करें, इन सभी को अभय का वरदान दे। जय श्री राम। आप सबके लिए मंगल की कामना करता हूं। मैं किसी को फोन से संदेश दे पाया हूं या नहीं, मेरे जितने भी विद्यार्थी जो मधुरम हिंदी ऐप से पढ़ रहे थे या मधुरम हिंदी के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे थे, सबके लिए समान विजय की कामना करते हुए आप सबके लिए अजय का आशीर्वाद देता हूं और फिर से कहता हूं, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। आप सभी का कल्याण हो। मजबूती के साथ, समय के साथ जितनी बातें बताई है ध्यान में रखकर अपने पेपर को कीजिएगा। 2022 का समापन, आपके भाग्य का उदय, दोनों का होना बिल्कुल सुनिश्चित है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।